पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ टूल्स के बारे में स्टार्ट किया था, कुछ टूल्स हमने एक्सप्लोर किए और इस लेक्चर में भी हम कुछ मज़ीद टूल्स के ऊपर बात करेंगे। आपने नोट किया होगा कि प्रीमियर से ये थोड़े से डिफरेंट हैं टूल्स। कुछ टूल्स शुरू वाले बिल्कुल सेम थे और उसके बाद आगे जाके आपके पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। अभी इसमें हम फर्दर टूल जिसमें ब्रश टूल है, क्लोन टूल है और उसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इन सारे टूल्स के बारे में देखा, शेप्स वगैरह इसमें शामिल हैं। पेन टूल तक हमने एक्सप्लोर कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी और अभी हम फर्दर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो टूल है वो टेक्स्ट का टूल है। टेक्स्ट के ऊपर हम आगे भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको इस वक्त फ़िलहाल टूल के ऊपर टेक्स्ट बता देता हूँ, बाकी फर्दर इसकी एनिमेशंस, कुछ इसके प्रीसेट्स वगैरह वो फर्दर आगे लेक्चर में हम डिटेल में टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। अभी हम टेक्स्ट टूल को देख लें जो कि हमारे पास बिल्कुल जिस तरह प्रीमियर में था टूल उस तरह से ही है। काफ़ी सिंपल भी मैं समझता हूँ ये है इस वक्त। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और जहाँ पर भी मैंने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक टेक्स्ट की लेयर ऐड हो चुकी है। अभी ये एम्प्टी है क्योंकि इस पर टेक्स्ट कुछ लिखा नहीं। और अगर अब मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये टेक्स्ट तो लिखा गया है जो कि काफ़ी छोटा है। मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने माउस से ड्रैग करके या फिर कंट्रोल ए भी करूँगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट की लेयर ही सिलेक्ट है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर राइट पे कैरेक्टर के नाम से एक टैब है जिसके नीचे इसके फॉन्ट्स और जितनी भी ऑप्शंस मेरे पास टेक्स्ट में हो सकती हैं उसकी फर्दर वेरिएशन या फिर उसका साइज़, मैं उसके कलर्स के साथ भी कुछ प्ले अराउंड कर सकता हूँ। मुझे कलर पिक करना हो मे बी ग्रीन, मैं यहाँ से वो पिक कर सकता हूँ अपनी पसंद का और इसको फिर मैं ओके कर सकता हूँ। और फर्दर ये मेरे पास जिस तरह लेयर ही ऐड है तो जिस तरह से प्रीमियर में हम करते रहे हैं उसी तरह से इसकी सारी अलाइनमेंट है, पोजीशनिंग है या कोई ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह कुछ भी आपने इसके ऊपर लगाना है तो वो आप उस तरीके से लगा सकते हैं जिस तरीके से आप एक वीडियो फाइल में, रेगुलर वीडियो फाइल में लगा सकते हैं। आप इसको माउस से भी साइज़ इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट ऐड करेंगे तो ये प्रोपोर्शंस इसके ठीक रखेगा और अगर आप शिफ्ट ऐड नहीं करेंगे तो ये प्रोपोर्शन इसके ख़राब कर सकता है। इसी टेक्स्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर वर्टिकल टूल भी है जिसमें टेक्स्ट जो है वो इस वक्त इस तरह से वर्टिकली लिखा जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको टेक्स्ट को अपने यूज़ कर सकते हैं। दो लेयर्स ये टेक्स्ट की ऐड हुई हुई हैं। अभी हम इनको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें क्योंकि हम आगे नेक्स्ट टूल पे बात करेंगे। और उसके बाद मेरे पास जो टूल है वो ब्रश टूल है। आप में से जिन लोगों ने भी फ़ोटोशॉप यूज़ किया होगा उसमें भी ये बड़ा कॉमन टूल है। शॉर्ट की इसकी कंट्रोल बी है। अगर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं अगर अपने ब्रश के यहाँ पर टैब में आऊँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इस विंडो के नीचे ब्रश की कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, ब्रश की टाइप्स हैं, कुछ इसके साइज़ हैं और फर्दर और चीज़ें आप देख सकते हैं कितना आपको उसका एंगल, कितना आपको उसकी हार्डनेस, कितना आपको स्मूथ चाहिए। तो दूसरी मेरे पास ये भी है कि अगर मैं यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर लूँ जिस तरह के मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पर ब्रश अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ब्रश जो अप्लाई होगा वो डायरेक्टली आपका कंपोजिशन के अंदर अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको उस स्पेसिफिक एसेट के ऊपर, बेशक वो वीडियो हो या फिर स्टिल इमेज हो, उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा और डबल क्लिक करने से वो कंपोजिशन के साथ एक और न्यू विंडो में, न्यू टैब के अंदर खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास ये ब्रश का आ गया है। कंट्रोल प्रेस करूँ और लेफ़्ट क्लिक माउस का मैं उसको लेफ़्ट पे ड्रैग करूँगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और राइट पे ड्रैग करूँगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर ब्रश के नीचे एक और विंडो है पेंट की और उसमें फर्दर इसके कलर वगैरह की मेरे पास ऑप्शन है। कोई भी कलर मैं इस वक्त सिलेक्ट करना चाहूँ मेरे पास यहाँ पर वो ऑप्शन है। मैं इस वक्त कोई जान के कोई ऐसा कलर लेता हूँ जिसका ब्रश आपको वाज़े नज़र आए। आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने यहाँ पर ब्रश टूल अप्लाई किया है और उसने उसको फुल ब्रश नहीं किया क्योंकि इस वक्त जो है वो पेंट यहाँ पर इसका ब्लेंडिंग मोड में ओवरले हुआ हुआ है। इसको मैं अंडू करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास वैसे नॉर्मल होता है और नॉर्मल एज इट इज़ इसको अप्लाई करेगा कुछ इस तरह से कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही उसने उसके ऊपर उसको ब्रश कर दिया है। इसको हम अंडू करते हैं और अगर हम डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड ट्राई करें तो जिस तरह ओवरले है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओवरले मोड है।
तो इस वक्त आपके पास पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जो आपने बिल्कुल ऊपर ब्रश करना था उस तरह से नहीं, लेकिन आपके पास ये पूरा ब्रश अप्लाई हो गया। और फर्दर आप अपने टाइमलाइन पे इसको इस तरह देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप इसका इस तरीके से चाह रहे थे तो आप इसको कर सकते हैं। जहाँ पर आपका CTI होगा और जो इफ़ेक्ट या जो टूल आप अप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली वहाँ से ही उसको शुरू करेगा। इसको हम फर्दर इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम इफ़ेक्ट में गए, पेंट में गए, और मेरे पास ये, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो बिल्कुल जो ये छोटी सी टाइमलाइन है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं क्लिप के बिल्कुल शुरू से होता और आपकी इस वक्त CTI वहाँ पे नहीं था तो आप इसको फर्दर पकड़ के इसके साथ ला सकते हैं। अब ये बिल्कुल इसके जो एंड पॉइंट है वहाँ से आ रहा है। और अगर आपको ये ब्रश का इम्पैक्ट यहाँ तक ही चाहिए था तो यहाँ पर ये ब्रश मेरे पास ऐड है, तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास कंट्रोल राइट और कंट्रोल लेफ्ट से मैं फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर सकता हूँ, और अगर शिफ्ट ऐड कर लूँगा तो मैं 5 फ्रेम मूव कर लूँगा। तो इस वक्त यहाँ तक मेरे पास जा रहा है। तो आप कोई भी इस तरह का और आगे भी जो हम इफेक्ट लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी स्पेसिफिक जगह तक हो सकता है। आपको लग रहा हो कि अभी आपने ब्रश किया था और अभी तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपको इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ में जाके देखना है। जिस तरह ये अभी इफेक्ट के अंदर फॉल करता है और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके पूरे पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इस इफ़ेक्ट को डिलीट करना हो, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। बेशक आप चाहें तो इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करें तो सारे इफ़ेक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक जिस तरह की पेंट की कैटेगरी में फॉल करता है इसको डिलीट करना हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे तो इस वक्त भी आपका ब्रश डिलीट हो चुका है। फर्दर मेरे पास क्लोन टूल है जो कि फ़ोटोशॉप यूज़र बखूबी वाकिफ़ होंगे। बड़ा ही डिफरेंट और ज़बरदस्त टूल है। और बेसिकली ये क्या करता है, ये आप जो एरिया उसको क्लोन करना चाहते हैं या फिर उसको आप डुप्लीकेट या उसकी कॉपी करना चाहते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके आप उसकी दूसरी जगह, जिस जगह पे आप अपनी डिज़ायर्ड जगह पे जाके उसको क्लोन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास एम्प्टी स्पेस है और मेरे पास यहाँ पर ये जो एरिया है इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये क्लोन हो जाए। तो यहाँ से मेरा ये क्लोन टूल सिलेक्ट है और इसी तरह से मुझे अगेन इसको डबल क्लिक करना होगा क्योंकि मैं डायरेक्टली कंपोजिशन पे इसको भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब आप देख रहे हैं क्लोन टूल के साथ ही आपके पास ये जो शेप बनी हुई है, आपका जो आइकन, जो कर्सर है इस वक्त, उधर भी ब्रश जैसा ही आपके पास ऐड है क्योंकि इसने अभी भी एरिया की सिलेक्शन करनी है। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपका ये कंट्रोल के साथ राइट और लेफ्ट पैन करने से इसका साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह का सॉफ्ट राउंड ही रखें ताकि सिलेक्शन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट उस तरह से ना हो, क्योंकि जो हम क्लोन करेंगे वो फिर हमें थोड़ा सा फील होगा। क्लोन टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा और अगर इस एरिया को मैंने क्लोन करना है अपने राइट पे तो यहाँ से मैंने ऑल्ट के साथ इस एरिया को सिलेक्ट किया, जस्ट क्लिक किया यहाँ पे मैंने, तो मेरे पास अब ये एरिया सिलेक्ट है। अब मैं जिस जगह पे उसको क्लोन करना चाहता हूँ मैं वहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो सेम एरिया, और आपको छोटा सा इस वक्त माउस उस एरिया पे भी नज़र आ रहा होगा जहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, ताकि आप दोनों तरफ नज़र रख सकते हैं कि उस तरफ भी कोई एरिया ऐसा बाहर तो नहीं हो रहा। और आपने सेम इस चीज़ को क्लोन कर दिया अपने राइट पार्ट पे। ये तो इस वक्त काफ़ी सिंपल भी था क्योंकि यहाँ पर पानी का कलर ब्लू है और अच्छी तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो और एरियाज़ पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से पहाड़ को सिलेक्ट करता और यहाँ पर आप देखें कि ये पहाड़ और उन एरियाज़ को वो फर्दर क्लोन कर रहा है, और जहाँ पर ये छोटा सा मेरे पास ये प्लस का साइन है तो बेसिकली वो एरिया वो वहाँ पे क्लोन करते जा रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, बड़ा ही इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। और अगर मैं इसको यहाँ से इस वक्त ऑफ़ करूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जिस तरह प्रीमियर में होता था एफएक्स की ऑप्शन, जहाँ से हम इसको इफ़ेक्ट्स को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं जस्ट उसको क्लिक करने से। इसको ऑफ़ करके आप देख सकते हैं पहले ओरिजिनल ये था और क्लोन टूल से यूज़ करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से वो बन गया। तो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे आपके कंट्रोल बेहतर होगा और आप स्मार्टली इसको फिर ये टूल्स अप्लाई करके फर्दर इनको मज़ीद रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। और इसके बाद जो मेरे पास टूल है वो इरेज़र टूल है।
जस्ट मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल बी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट की है। और जिस तरह से इसका नाम है, ये बिल्कुल यही काम करता है कि ये इरेज करता है। ये भी आपकी कंपोजिशन पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आप कंपोजिशन पे अप्लाई करेंगे, बेशक आपने टूल सेलेक्ट किया हुआ है, वो कंपोजिशन को मूव कर देगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना। ये भी अप्लाई होगा, आपको इसी तरह क्लिप को डबल क्लिक करना होगा जिस क्लिप पे आपको अप्लाई करना है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करना शुरू किया, तो इतना एरिया मेरे पास इरेज हो रहा है उस पूरी फाइल में से, और ये पीछे मेरे पास ब्लैक शो कर रहा है। वैसे तो नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट ही इसको कर रहा है, और इसको चेक करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑन करने की। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस पर कि ये जो मेरे पास पीछे चेकर बोर्ड आया हुआ है, तो बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, और इसके पीछे कोई भी इमेज, कोई भी एलिमेंट, कोई भी वीडियो आप डालना चाहते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। जो एरिया इरेज हो रहा होगा और नीचे लेयर में जो भी चीज़ होगी वो आपको इसकी जगह पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और आपने देखा होगा फोटोशॉप जो यूज़ करते हैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है, और ये बिल्कुल सेम उसी तरह से ही आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। कि अगर हम इसके बाद इसकी नीचे वाली लेयर को भी ऑन कर दें और अपनी कंपोजिशन में जाएं, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे ये लेयर थी जो कि उन एरियाज़ में आपको इजीली नज़र आ रही है, और फर्दर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपने करते ही रहनी है चीज़ें इस तरह के, जहाँ तक आपको अपनी फाइनल लुक जो है, जो आप बनाना चाहते हैं, वो अचीव ना हो जाए। जिस तरह अभी तो हमने ये बिल्कुल रैंडम फुटेज रख दी है, लेकिन आप जब इसको कर रहे होंगे तो आई एम श्योर पर्पसली आप अपने प्रॉपर फुटेज, प्रॉपर एसेट्स को यूज़ करके आप इस पर काम कर रहे होंगे। तो ये काम है इरेजर टूल का। और इसके बाद अगर मैं इस वक्त इरेजर टूल यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं अपने इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा। पेंट के अंदर ही ये सारे फॉल कर रहे हैं, और ये मेरे पास सारे इरेजर ऐड हैं क्योंकि मैंने बार बार क्लिक किया है। हर क्लिक पे बेसिकली उसने एक यहाँ पर आपको सेपरेटली ऐड कर दिया इफेक्ट, और यहाँ से मल्टीपल इरेजर मैं यहाँ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देखें इस पर को बिल्कुल डिलीट हो चुके हैं। ये साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है, हमारी पोजीशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसको हम कोई बात नहीं बाद में भी सेट कर सकते हैं। और इस वक्त जो इसकी पोजीशन, इस वक्त मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से रीसेट कर लूँ, नहीं तो मैं मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको खाली कोई पोजीशन या स्केल को रीसेट करना हो, उस पर भी आप राइट क्लिक करके उसको रीसेट कर सकते हैं। ओवरऑल वैल्यूज़ को करने के लिए आपके पास ये रीसेट की ऑप्शन मौजूद है। और इसके बाद मेरे पास जो टूल है वो है रोटो ब्रश टूल। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है सिलेक्शन के लिए। वैसे रोटोस्कोपी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वक्त जो ये रोटो ब्रश है बेसिकली वही काम करता है जो कि आपका फोटोशॉप में डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स काम करते हैं। बड़ा स्मार्टली ये आपकी सिलेक्शन कर सकता है। इस लेयर को अगर मैं ऑफ़ करूं और यहाँ से मैं इस लेयर के जो इसके नीचे लेयर है इसमें मैं अगर कोई सिलेक्शन करना चाहूँ तो यहाँ से मैं अपना रोटो ब्रश टूल पकड़ूंगा, और आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली कलर रेंज को ही सिलेक्ट करता है। तो आपको बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ये कलर रेंज मिल रही है। आप इजीली इसको यहाँ से रोटो ब्रश टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको स्पेसिफिक यहाँ पर पूरा जिस तरह के हमने शेप से किया था पेन टूल से उस तरह करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो इसको बहुत अच्छी रेंज मिल रही है, ये स्मार्टली खुद ही इसको सिलेक्ट कर लेगा। कंपोजिशन में ये नहीं काम करता, हमें उस क्लिप पे स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा। उसको हम डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक और वो जो लेयर है साथ एक और विंडो में खुल गई। यहाँ पर मैंने रोटो ब्रश टूल पकड़ा अपना, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक इस तरह से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं अभी बहुत रफली चल रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन किया। और आप ये जो पर्पल लाइन देख रहे हैं इसमें, ये इस वक्त बेसिकली एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ एरिया ऐसा भी है जो आपको नहीं चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये वाले एरियाज जो डार्कर एरियाज हैं, अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसी टूल के नीचे कुछ और ऑप्शन मौजूद है जो कि रिफाइन एज टूल है, जो कि इसी रोटो ब्रश टूल के साथ लिंक करता है। और ये करता क्या है बेसिकली कि ये आपके जो एजेस हैं ये उनको रिफाइन कर देता है, क्योंकि आपकी इस वक्त सिलेक्शन जो आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन इस वक्त आपके पास ये टूल मौजूद है जिससे आप इसके एजेस को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर इस तरह से यहाँ पर रिफाइन एजेस वाला टूल है और इसको यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इस पे काम कर रहा है, और ये इसने इसके एजेस इस तरह से मेंटेन कर दिए
जो कि थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देगा, थोड़ा सा इसको ब्लर कर देगा। इस वक्त आपको ये ब्लैक एंड वाइट भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल काम हुआ है वो आप अपने कंपोजिशन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो एजिस थे आपके, ये थोड़े से स्मूथ हो गए हैं और इस तरह से आपको एजी एजी से नज़र नहीं आ रहे, शार्प से नज़र नहीं आ रहे। आप और जगहों पे भी एजिस पे इसी तरह से काम कर सकते हैं कि देखिएगा ये भी इसने मेंटेन कर दिया। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन था उस पे भी हम देख सकते हैं कि ये एजेस जा रहे थे और उसको उसने इस तरह से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया, या आप कह लें थोड़ा सा ब्लर कर दिया, लेकिन एजेस आपके प्रॉपरली बैलेंस हो गए। और इसके बाद जो मेरे पास टूल है वो पपेट पोजीशन पिन टूल है, और ये बेसिकली आपकी फुटेज को, जो भी आपका यहाँ पर एसेट होगा, उसको ये थोड़ा सा डिफॉर्म करता है। इसमें ये पेन्स जो होती हैं बेसिकली यही इसको हेल्प आउट करती हैं। अगर मुझे किसी एक एरिया को थोड़ा डिफॉर्म करना हो, थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करना हो, या फिर और किसी तरह से डिस्टॉर्ट करना हो, तो मैं इसके एजेस पे जितना एरिया मैंने करना हो मैं सपोर्टिंग ये पेन्स लगा देता हूँ, ताकि इसके बाहर बाहर वाला एरिया डिफॉर्म ना हो। और मैं अब ये सेंटर में लगाता हूँ एक पेन, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जब इसको मूव करूँगा तो वो एग्जैक्टली उसको डिफॉर्म कर रहा है। आप देखें ना, इसकी शेप बिल्कुल इस वक्त चेंज हो चुकी है। और इन पॉइंट्स से बाहर जाऊंगा अगर, तो फिर उसको मूव करेगा, नहीं तो जो प्रोपोर्शंस है इसकी वो इन पिन्स के अंदर ही ये रहेगा। किसी और जगह पे अगर मैं इसको अप्लाई करूं, जिस तरह के इस शेप के अंदर, इसके हाथ के इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये पिन पॉइंट मैंने ऐड किया और यहाँ से इसके हाथ को मैंने इस तरीके से डिफॉर्म कर दिया। अगर मैं इन पॉइंट्स को छेड़ूंगा तो वो ऑब्वियसली वो उस एरिया से बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। फर्दर इसके साथ सपोर्टिंग इसके और भी टूल्स हैं इसके अंदर, जो कि पपेट पेन टूल से ही रिलेट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा और जहाँ जहाँ पर आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको यूज़ कीजिएगा। ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनका यूजेज भी देख लिया कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। फर्दर जो मेरा फाइनल वर्ड है इन टूल्स के ऊपर वो यही है कि जब तक आप इनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।